नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं कोशिकांग के बारे में। क्लास 9th की साइंस है जिसमें अपन ने केमिस्ट्री को पूरा किया था। उसके बाद में बायोलॉजी को लेके आए थे। बायोलॉजी में 2 पार्ट अपन ने कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें 2 पार्ट अपन ने कर लिए हैं। आज है तीसरा पार्ट। इसी के साथ में 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज दूसरा कोशिकांग पढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की जो खोज है कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, यानी कि ये भी एक सिस्टम है अंतर्पर्दवी जालिका की तरह, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। यानी कि गोल्जी उपकरण जो है वो भी अंतर्पर्दवी जालिका के समान होती हैं, लेकिन ये जो हैं चपटी पुटिकाओं में एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में ये सजी रहती हैं। इनको कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का जो संपर्क है वो अंतर्प्रद्रवी जालिका होती हैं या झिल्ली होती हैं, उनसे होता है। अंतर्प्रद्रवी जालिका में यानी कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण, उसमें जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गोल्जी उपकरण के अंदर पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। यानी कि ईआर से जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जैसे कि आर से प्रोटीन संश्लेषण होता है, एसईआर से लिपिड संश्लेषण होता है। इन पदार्थों का जो संश्लेषण है वो गोल्जी उपकरण के अंदर पैक किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पैकिंग होती है इनकी। उसके बाद में ये कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर इनका आवागमन करने के लिए ये यातायात के रूप में काम में आती हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में पुटिका में जो पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण तथा बंद करना आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में जो सामान्य शक्कर से कुछ परिस्थिति के अंदर जो गोल्जी उपकरण में है सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। गोल्जी उपकरण है इसके अंदर सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर तक यहाँ पे बनती हैं। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण है या लाइसोसोम का बनाने की प्रक्रिया जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा संपन्न होती है। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी उपकरण है, इसके द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का भी निर्माण होता है। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम भाग का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा होता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा। गोल्जी उपकरण का अन्य नाम अगर देखें तो इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकस बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यानी कि गोल्जी बॉडी के अन्य नाम देखें तो इनको डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में अल्प विकसित बिखरे हुए गोल्जिकाएं, जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों के अंदर जो अल्प विकसित गोल्जी बॉडी जो होती हैं, जो बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, जिनको डिक्टियोसोम कहलाते हैं। ये पादप कोशिका की संरचना दे रखी है। इसमें अपन पादप कोशिका के अंदर देखते हैं कोशिका झिल्ली, ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ये कोशिका केंद्र है, ये हरित लवक है। ये सारे नाम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, हरित लवक जिसको थैलेकोइड कहते हैं, खुरदरी अंतर्पर्दवी जालिका। ये जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और इनके जो कोशिका संगठन है, ये इस पादप कोशिका के अंदर आप देख सकते हैं। इस पादप कोशिका में आप कोशिका भित्ति भी देख सकते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके बाद में अगला जो कोशिकांग देखते हैं वो देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना, जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जिसे आर बनाते हैं, यानी कि लाइसोसोम है।
इसको इसके अंदर जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो जल अपघटनीय एंजाइम जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण कौन करते हैं? इसका निर्माण जो करते हैं वो खुरदरी जो अंतर्पर्दवी जालिका होती है वो इसका निर्माण करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है, यानी कि लाइसोसोम है वो अपशिष्ट जितने भी कोशिका के अंदर पदार्थ रहते हैं उसको निपटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। अभी देखा आपने। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। ये क्या करता है? टूटे फूटे जो अंग होते हैं या टूटे फूटे भाग होते हैं कोशिकांगों के, या बाहरी कोई पदार्थ ऐसे हैं जो अपशिष्ट हैं, उनको ये पाचित करके कोशिका को साफ सुथरी रखने का काम करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया तथा जो अन्य भोजन है तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये लाइसोसोम क्या करते हैं? उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुवे ने की थी। इसका नाम जो दिया था वो नाम दिया था नोविकोफ ने। इन खोज डी डुवे ने की थी, नाम जो दिया था वो नोविकोफ ने दिया था। ठीक है। इसके बाद में कि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, यानी कि शक्तिशाली लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग एकदम पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। जटिल से सरल पदार्थों में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद पाचनकारी एंजाइम्स जो होते हैं वो इसका कार्य करने में भूमिका निभाते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। यानी कि जब मेटाबॉलिज्म की क्रिया जब होती है, यानी कि कोशिकीय जब चयापचय होता है, तब उसके व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के ही कोशिकांग जो होते हैं उसको ही खा जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला जो कोशिकांग आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो अल्टमान ने की थी। ये अल्टमान यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है। अल्टमान ने इसकी खोज की थी। किस में की थी? इन्होंने अल्टमान ने जब खोज की थी तब माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने बायोप्लास्ट कहा था। इसका जो नाम दिया था वो सी बेंदा ने दिया था, यानी कि बेंदा नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। खोज को जो की थी वो अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहलाता है। ये दोहरी झिल्ली से बना होता है, जिसकी जो बाहरी झिल्ली होती हैं वो छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली होती हैं वो बहुत अधिक वलित होती हैं, जिसके ऊपर किस्टरी संरचना यानी कि अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये वलय जो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। ये जो वलित झिल्ली होती हैं भीतरी, ये क्या करती हैं? जो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी जो होती हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी कि शरीर है वो नए रासायनिक यौगिकों को अगर बनाने और यांत्रिक क्रियाओं के यांत्रिक कार्य के लिए जब एटीपी के संचित एटीपी में जो संचित ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हैं किसके लिए? रासायनिक यौगिकों को बनाने में या फिर यांत्रिक कार्य को करने के लिए। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें जो अपना स्वयं का एक डीएनए या राइबोसोम होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का एक डीएनए होता है और स्वयं का एक राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर 55S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। वंशागति मादा जनक से, इसमें जो वंशागति होती है वो मादा जनक से होती हैं। ये साइड में लिखा हुआ है, देख लेना। अतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना कुछ प्रोटीन है स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर
राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। फिर अगला कोशिकांग देखते हैं प्लेस्टिड। प्लेस्टिड जिसकी खोज हैकल ने की थी और प्लेस्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। प्लेस्टिड जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये सिम्पर ने बताया था। कौन-कौन से? एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो रंगीन होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो सफ़ेद या फिर रंगहीन होते हैं। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक होते हैं। लेकिन सिम्पर ने 2 प्रकार बताए थे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो सामान्यतः जड़ों में उपस्थित होता है, जो श्वेत या रंगहीन होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट जो है, ये क्रोमोप्लास्ट का ही एक प्रकार है, जो क्लोरोप्लास्ट या फिर इसको क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत आवश्यक है पौधों के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले या नारंगी रंग के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्राथमिक रूप से अंगक हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राथमिक रूप से अंगक हैं, जिसमें स्टार्च, तेल यानी कि वसा और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, वसा और प्रोटीन संचित रहते हैं, ये प्राथमिक रूप से अंगक कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्लियाँ जो है बहुत सी झिल्ली वाली परतें हैं, जैसे थैलेकोइड जो कि ग्रेना होता है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया जिसके अंदर होती है थैलेकोइड ग्रेना में, जो स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। स्ट्रोमा जिसमें अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। जो झिल्ली वाली परतें होती हैं उनको थैलेकोइड यानी कि ग्रेना कहा जाता है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो स्ट्रोमा होती हैं उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्लेस्टिड प्लेस्टिड जो है या प्लेस्मिड जो है, उस प्लाज्मिड में बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। ये जो बाह्य रचना के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं, लेकिन जिसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जिस प्रकार से खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी प्रकार प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए और राइबोसोम स्वयं का होता है। ठीक। अब जो अगला अंगक देखते हैं अपन कोशिकांग, वो होती हैं रसधानियाँ, जिसको रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स भी कहा जाता है। यह ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं जो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती हैं। यानी कि ये जो हैं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं जो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ होती हैं, वो छोटी होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ जो पाई जाती हैं या वैक्यूल्स होते हैं, रसधानियाँ होती हैं, वो बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती है। यानी कि कुल कोशिका जो होती है, उस कोशिका के 50 से 90% तक सिर्फ उसमें रिक्तिका पाई जाती हैं कुछ पौधों के अंदर। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका केंद्र भरा रहता है, जो कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। यानी कि स्फीति और कठोरता प्रदान कौन करता है? ये पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ होती हैं, जो कोशिका द्रव्य से भरी रहती हैं, वो कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। जो रसधानी के अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये अमीनो अम्ल हो सकते हैं, शर्करा हो सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक अम्ल हो सकते हैं, या कुछ प्रोटीन हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसके रसधानी के अंदर उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ हैं, वो पाए जाते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एक कोशिकीय जीवों के अंदर, जैसे अमीबा में तो उनकी खाद्य रसधानी के अंदर अनेक उपयोगी लाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, और कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसके अंदर विशिष्ट जो रसधानियाँ होती हैं, जो अतिरिक्त जल या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जंतु कोशिका है, जिसमें गोल्जी बॉडी होते हैं।
चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका, केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम जिसको पेलाडिकन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका, तारककाय जो कि पाद कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, सिर्फ जंतु कोशिका के होता है, और प्लाज्मा झिल्ली ये इसके कोशिका संगठन और कोशिकांग जो जंतु कोशिका में होते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ये प्रत्येक कोशिका जो होती हैं वो अपनी एक संरचना होती हैं जो विशिष्ट कार्य करने में सहायता करते हैं। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सजीवों के शरीर निर्माण के अंदर कोशिका है जो एक मूलभूत रूप से वो प्रयोग में आने वाली इकाई है, या क्रियात्मक इकाई है, या संरचनात्मक इकाई इसको बोल सकते हैं। इसके साथ में कोशिका पूर्ण होती है। इसके बाद में अगला देखते हैं पार्ट, इस कोशिका में विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन, कुछ जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। कुछ जीवधारी हैं उनमें वृद्धि के लिए कुछ नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। प्रजनन के लिए कोशिकाओं के अंदर युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक सूत्रीय विभाजन और दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन। सूत्रीय विभाजन जो है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि हेतु विभाजित होती है। अधिकतर कोशिकाएं हैं वो वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं सूत्रीय विभाजन में। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जो है वो जिसे मात्र कोशिका भी कहा सकते हैं। प्रत्येक कोशिका है वो मात्र कोशिका कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर उनमें वृद्धि हेतु विभाजित होती रहती है। विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें ये जैसे कि मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका विभाजित होती है और दो एक समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, संतति कोशिकाएं बनाती है। वो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिकाओं के समान रहती है। जितनी मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है उतनी की उतनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या रहती है, इसलिए गुण मात्र कोशिकाओं से समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत में सहायक होती है। जो सूत्रीय विभाजन है वो जीवों के अंदर वृद्धि और ऊतकों में मरम्मत के लिए सहायक होती है। जंतुओं, फिर देखते हैं अगला अर्धसूत्रण विभाजन। अर्धसूत्रण विभाजन है वो जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों और ऊतकों की विशेष कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करते हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जैसे अर्धसूत्रण कहते हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे को अर्धसूत्रण विभाजन कहा जाता है, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री जो प्रथम है जिसमें जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती, दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं और इन कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है। जब दो की जगह चार इसके अंदर कोशिकाएं बनती हैं तब इनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। मात्र कोशिकाओं में जैसे ये देखो गुणसूत्र, इनके आधे गुणसूत्र संतति कोशिकाओं में रहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड हुआ तब चार कोशिकाएं बनी, चार संतति कोशिकाएं जिसमें जो गुणसूत्र है वो मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों से आधे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।